हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक किसी वनडे एग्जाम में बने हुए हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे कि एसएससी जीडी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस वगैरह में जितने भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से या भाग भाग से बनते हैं उनसे रिलेटेड आज सभी आपके जो इशू है वो सोल्व हो जाएंगे। प्लीज़ इसको कंटिन्यू कर रखे। चलो देखते हैं। वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें 248 अनुच्छेद है, 25 भाग हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो बाद में अमेंडमेंट हुए हैं उनकी वजह से भाग भी बढ़ गए हैं और अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं और 12 अनुसूची हो गई है। जबकि जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। हमारा संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और कुछ जो आर्टिकल थे वो उसी दिन लागू कर दिए गए, जबकि जो पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी अनुच्छेद जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 1 का तो सभी को पता ही होगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 3 में भी देखते हैं, अगर नए राज्यों का निर्माण करना है या जो वर्तमान राज्य है उनके क्षेत्रों या सीमाओं को जो सीमा है मौजूदा फिलहाल राज्यों के नामों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। अब देखते हैं बीच में कुछ आर्टिकल्स छूटे हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें नागरिकता वगैरह से भी संबंधित है 5 से लेकर 11 तक, जिसमें आर्टिकल 11 में है कि जो संसद है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान बना सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 में। इसमें मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अगर उनको मतलब कुछ काट छांट करनी है, उनको उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना है तो उसमें जो विधियाँ दी गई है वो आर्टिकल 13 में रखी है। अनुच्छेद 14 में देखते हैं कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा, यह आर्टिकल 14 में लिखा गया है। जो आर्टिकल 16 है, इसमें जो आप सभी लोग सरकारी नौकरियों में जाते हैं उसमें जो अवसर की समानता सभी को मिलती है तो वो आर्टिकल 16 में ही लिखा है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 के बाद जो जिसमें लिखा है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, उसके बाद आगे आते हैं आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन लिखा है, अनटचेबिलिटी का एंड लिखा है। इसमें छुआछूत जो होती है, मतलब एक दूसरे को बुरी नज़र से देखना, उसका जो अंत है वो आर्टिकल 17 में दे रखा है। आगे आते हैं अगर अब जो आर्टिकल 19 है 19 है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जितनी फ्रीडम है आपके पास में, मतलब संघ बनाने की, कोई सम्मेलन करने की, कहीं आने जाने की, घूमने फिरने की, कहीं भी बसने की, ये सभी आर्टिकल 19 में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जामों में इसको बार बार पूछा जाता है कि फ्रीडम की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में लिखी है। आर्टिकल 21 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण इसी में है। मतलब आपको अच्छी हवा चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, जो जितने भी मतलब प्राण और देह जिससे मतलब आपको जीवित रहने के लिए अच्छी सुविधा मिल सकती है, वो सभी आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A जो है ये बाद में जो ऐड किया गया था, इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दे रखा है, मतलब आपको प्राथमिक शिक्षा मिल सकती है। आर्टिकल नंबर 25 है, इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाह काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी है। एक तरीके से कह सकते हो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो आर्टिकल 19 के हिसाब से। आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं आएगा, ना कोई आपसे मतलब ज़बरदस्ती करेगा कि इस धर्म को मानो या ना मानो, तो वो आर्टिकल 25 में दे रखा है। आर्टिकल जो 30 है उसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का, उनके प्रशासन को रखने का अधिकार दे रखा है। अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब अल्पसंख्यक का मतलब जो देश में बहुत ही कम जनसंख्या में होते हैं। एक अल्पसंख्यक होता है, बहुसंख्यक होता है। बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक से ज़्यादा संख्या में होता है, इसलिए अल्पसंख्यकों के जो अधिकार होते हैं उनको संरक्षण में रखने के लिए आर्टिकल 30 में उनको उनकी जो शैक्षिक संस्थाएँ हैं उनको स्थापित करने का या प्रसाधन रखने का अधिकार इसमें दिया गया। आर्टिकल 31 या 31 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 32 तो आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें रिटों से संबंधित अधिकार दे रखा है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं जो आर्टिकल 38 है उसमें राज्य को
लोगों के जो कल्याण, राज्य को ये मतलब एक अपनी तरफ से ये है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाया गया, ये राज्य के ऊपर डिपेंड होता है। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल आर्टिकल 40 सॉरी आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। जो बहुत से बच्चे ग्रामों से आते हैं या नगर से आते हैं, तो जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है वो आर्टिकल 40 के तहत होता है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी आर्टिकल 44 में दे रखी है, जो अभी उत्तराखंड राज्य ने इसके लिए एक विधेयक भी पारित किया है। आर्टिकल 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। जो आर्टिकल 45 है उसमें 6 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा है, यानी उनको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया गया है। आर्टिकल 46 में आर्टिकल जो 50 है, आर्टिकल 50 उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग क्यों गया है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है एक तरीके से सरकार होती है, वो न्यायपालिका के ऊपर दबाव न डाले कि इस हमारे फेवर में फैसला करो या ये करो वो करो, तो इसलिए न्यायपालिका को अलग किया गया आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 है जो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। आर्टिकल 51 में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है आपको, जो आपको मतलब आपको करनी है, अपनी तरफ से कर दिया, मतलब आपने आपका क्या कर्तव्य होगा राज्य के प्रति, ये आर्टिकल 51 में दे रखा है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रपति से रिलेटेड आगे हैं जितने भी अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसमें क्षमा देना मतलब माफ़ कर देना, सज़ा का निलंबन करना मतलब सज़ा पूरी सज़ा को से छूट देना, कुछ मामलों में सज़ा को कम करना, ये सभी मतलब आर्टिकल 72 में लिखा गया है इनको राष्ट्रपति का। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती है, मंत्रिमंडल होता है, जैसा प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये सभी क्या करें आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह करते हैं, उसी की सहायता से सरकार को चलाते हैं। आर्टिकल 76 में भारत को महान्यायवादी, जो सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी, एक तरीके से गवर्नमेंट का वकील होता है, तो ये आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, इसमें प्रधानमंत्री को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। आर्टिकल 78 में अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा दे रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी में क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही उठा लिया कि आर्टिकल, इसमें किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वही उठा रखे हैं, ऐसे नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है, बजट के बारे में दे रखा है, क्योंकि बजट सीधा परिभाषित नहीं है संविधान में, तो आर्टिकल 112 में उसकी बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का लिखा गया है वहाँ पे। आगे देखते हैं आर्टिकल 123 में संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि जब संसद भंग हो रही है, संसद अपने टाइम में संसद कार्यकाल में नहीं है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कुछ आदेश दे सकता है, कानून बना सकता है वगैरह वगैरह, ये आर्टिकल 123 में लिखा है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ परामर्श ले सकता है, और ये परामर्श बाध्यकारी नहीं है कि जो परामर्श दे सुप्रीम कोर्ट वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य है कि वही माननी है। नहीं, ये भी बाध्य नहीं है कि अगर राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगे या सुझाव मांगे वो सुप्रीम कोर्ट दे ही, वो मना भी कर सकता है। तो आर्टिकल 143 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मतलब क्वेश्चन बन जाता है, अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है आर्टिकल 148 में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है, मतलब भारत सरकार के जितने भी मतलब राजस्व से रिलेटेड कार्य होते हैं, मतलब खातों को संभालना, कितने डील पैसों की किसके साथ हो रखी है, किसकी मतलब कितने पैसे कहाँ जाने हैं, कितना राज्यों को देना है, सभी का जो मतलब व्यय या ब्यौरा रखना होता है, वो भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक रखते हैं, जो आर्टिकल 148 में
दे रखा है। 149 में भारत के नियंत्रण को मान्यता इसकी शक्तियाँ दे रखी है आर्टिकल 149 में। 155 में राज्यपाल से रिलेटेड आ गए, आगे क्वेश्चन जितने हैं वो सभी राज्यपाल से रिलेटेड आ गए हैं। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 161 हमें अभी देखा था, जो पीछे राष्ट्रपति की क्षमतान करने की शक्ति थी वही राज्यपाल के पास भी है। क्षमा करने की शक्ति, टालने की या निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति भी है। क्योंकि एक तो राज्य का हेड होता है हमारे यहाँ, एक राज्य का हेड होता है, एक पूरे जो देश है उसका हेड होता है, मतलब प्रमुख होता है। पूरे देश का जो प्रमुख है वो तो राष्ट्रपति है। जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट बटे हुए हैं, उनका जो हेड होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या राष्ट्रपति की तरफ से इसको नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 161 में उसकी भी शक्ति दे रखी है। आर्टिकल 163 में जो राज्य में गवर्नमेंट बनती है, मतलब उसी को एक इनडायरेक्टली तरीके से दिया गया, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। ये आर्टिकल 163 में दे रखा है। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता, 165 में महाधिवक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी, इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 167 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। विधानमंडल जो होती है, जैसे लोकसभा होती है ऐसे ही विधानमंडल होती है। तो लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे ही विधानमंडल होता है राज्य में, तो उनकी व्यवस्था आर्टिकल 167 में दे रखी है। आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। विधान परिषद क्या होता है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है ऐसे ही राज्य में विधान परिषद होती है। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है ऐसे राज्य में विधान सभा होती है। तो आगे देखते हैं। आर्टिकल 170 में राज्यों में विधानसभा की संरचना दे रखी है, मतलब संरचना कैसी होगी, कितने मेंबर होंगे, कौन कौन होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये आर्टिकल 170 में दे रखा है। आर्टिकल 171 में राज्य विधान परिषदों की संरचना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 172 राज्य अवधि दे रखी है। 173 में योग्यता दे रखी है। 174 में राज्य विधायिका का सत्र 17वां स्थान, राज्य विधायिका के विघटन, ये सब आर्टिकल 174 में दे रखा है। आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो ये आर्टिकल 178 में दे रखा है। अब आगे देखते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं आर्टिकल 174 में। अब 200 देखते हैं। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, ये करंट अफेयर में है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जो अपने तमिलनाडु और राज्यपाल का जो इशू है, केरल और राज्यपाल का इशू है, इधर वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ जो इशू चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्णय आए हैं। तो आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना या ना देना, अपने पास रखना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हैं। तो आप इसको याद रखें। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें केंद्र के लिए वार्षिक वित्त विवरण देखा था, ऐसे ही राज्य के लिए आर्टिकल 202 में राज्य के लिए वार्षिक वित्त विवरण या बजट, राज्य बजट, आर्टिकल 202 में, ये भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बन जाता है इससे भी। आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से रिलेटेड है ये। 210 212 में न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार। न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार 212 में। 213 में इसमें अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति थी, ऐसे ही राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति है आर्टिकल 213 में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 214 में। अनुच्छेद 217 राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 में की गई है। 266 में उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालयों को जो रिट है उनको जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 266 में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 266 आर्टिकल में रिट, राज्यों को रिट राज्य की, तो इसको देख के जाना एक बार, जब भी आप कुछ कोई एग्जाम देने जाओगे तो इसको देखते हुए जाना। अब जो आर्टिकल है आर्टिकल 239 ए दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध है इसमें। अगर आप दिल्ली पुलिस या वगैरह ऐसा कुछ पेपर दे रहे हो तो एक बार इस अनुच्छेद को भी देखते जाना। आर्टिकल 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अब आ गए हैं नीचे पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 243 बी में पंचायतों का गठन है,
बी में गठन है, पंचायतों का गठन है। 243 सी में संरचना है। 243 जी में पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्ति और अधिकार है। 243 के में पंचायतों के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव 243 के में। आगे देखते हैं 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अगर कोई राज्य है, राज्य सूची के विषय जैसे सब्जेक्ट होते हैं राज्य सूची, संघ सूची, संवर्त सूची, अगर कोई राज्य सूची है उसके संबंध में कोई संसद कोई कानून बना रही है तो आर्टिकल 249 के तहत मतलब उसको ये शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 262 ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 262 वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ जो मैं जिन पर टिक कर रहा हूँ वो उनको आप जरूर याद कर लेना। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्य नदियों या नदी घाटियों, अंतर्राज्य नदियों या नदी घाटियों के पानी के बारे में संबंधित विवादों का अधिनियम। मतलब जितने भी विवाद इशू होते हैं, जैसे एक नदी दूसरे स्टेट में जा रही है तो उससे कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको निपटाने के लिए आर्टिकल 262 में दिया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रबंधन, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में जो ऊपर है इसी से संबंध में प्रबंधन है इसका। चलिए आगे देखते हैं, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 280 में ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करके जरूर जाना। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 में, मतलब इसको कई कई बार देख के जाओ क्लास को, जिससे कि आपका रिवीजन वगैरह सभी हो सकते हैं, अच्छी तरीके से हो सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएसआई में तो लगभग 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट संविधान से ही आते हैं। आगे देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 300 ए जो हमारा फंडामेंटल राइट था ना संपत्ति से रिलेटेड, वो अनुच्छेद 300 ए में डाल रखा है। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार, मतलब यूपीएसआई में भी, दिल्ली पुलिस में सभी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में। तो अनुच्छेद 300 अब संपत्ति का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट नहीं रहा हमारा, फंडामेंटल राइट नहीं है, अब क्या करें संवैधानिक अधिकार रह गया है। ये अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यात्मक अख्तियार में कमियां बर्खास्त की है इसमें। अनुच्छेद 212 इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है वो अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होता है जो यूपीएससी होता है, वो अनुच्छेद 315 में दिया रखा है। अनुच्छेद 320 में ये लोक सेवा आयोग से संबंधित उसके कार्य। 343 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल 343 ए में दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना एक बार। जो 324 है वो निर्वाचन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो 324 से संबंधित है, उसकी जो शक्तियाँ वक्तियाँ है मतलब इसके आगे दे रखी है सभी को। आर्टिकल 324 इसको भी एक बार देख के जरूर जाना। ये ECI से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। मतलब अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं किसी राज्य में हो रहा है, कभी किसी राज्य में हो रहा है, और इसको लेकर एक इशू हो रहा है कि मतलब वोट चोरी, SIR वगैरह वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 330 में देखते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 में है। जो लोकसभा में अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनको लेकर जो सीटों का आरक्षण है वो 330 में है। जो सेवा और पदों के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो दावे है वो 335 में है। 352 में आपातकालीन घोषणा, ये तो आप मान के चलो यहाँ के बाद जितने भी है 352 के बाद ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इनको तो आपको मतलब घोल के पी जाना है सभी को। तो अनुच्छेद 352 आपातकालीन घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी यानी कि राष्ट्रपति शासन, आप इसको बोल सकते हैं। अनुच्छेद 356। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दे रखा है 360 में। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन एक मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। आर्टिकल 368 या 367 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान में जो सा भी संशोधन होता है उसमें चेंज करना, बदलना, फंडामेंटल राइट में, DPSP में, जिसमें भी, तो उसकी जो संसद की शक्ति है या प्रक्रिया वो किसमें, आर्टिकल 368 में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अनुच्छेद 370 में, तो आप सभी को याद ही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब आर्टिकल है, इनको तो आप देख के ही जाना है। और नीचे कुछ आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो मतलब ऊपर इसमें नहीं है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
चलो देखते हैं दोस्तों, जो आगे अनुच्छेद कुछ उसमें छूटे हैं उनको नीचे देखते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उससे रिलेटेड आर्टिकल 93। ये पेन सही से काम भी नहीं कर रहा है। 93 जो आर्टिकल होता है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दे रखा है आर्टिकल 93 में। आर्टिकल जो 94 है इनको आप ऐसे ही याद कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप इनको ऐसे ही लिख सकते हो। आर्टिकल 94 पद से हटाने या त्याग पत्र या पद रिक्ति से संबंधित इसका लोकसभा का प्रावधान है। 95 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यभार है। 95 में कुछ संसद से भी छूटे हैं ऊपर, तो देखते हैं संसद से रिलेटेड कितने आर्टिकल छूटे हैं। आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद की संरचना है। इसमें संसद की संरचना 80 में राज्यसभा की 80 में राज्यसभा की संरचना है और 81 में लोकसभा की संरचना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और आगे बनेंगे भी। जो आर्टिकल 81 है उसमें लोकसभा की संरचना है, 80 में राज्यसभा की संरचना है। जो आर्टिकल 83 है उसमें जो सदनों के जो मेंबर होते हैं उनकी अवधि कितनी होगी, ये आर्टिकल 83 में है। जो और 84 में योग्यता 84 में योग्यता है संसदों की। आगे देखते हैं इसमें थोड़ा कुछ दूसरे पेज पे आगे। अगर कोई जैसे मेंबर होता है उसको अयोग्य ठहराना है तो आर्टिकल 102 में उसका प्रावधान है अयोग्यता का। आर्टिकल 102 में 105 में इनका विशेष अधिकार होते हैं। जितने भी सांसद होते हैं विशेष अधिकार मिलते हैं उनको, कुछ सिक्योरिटी वगैरह, मतलब उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, कोई केस वेस नहीं किया जाएगा, ये जो सब होते हैं आर्टिकल 105 में दिए गए हैं। आर्टिकल 106 में इनके भत्ते और वेतन जो उनको मिलते हैं, वेतन भत्ते, वो सभी 106 में दिए गए हैं। ये जो बाद में कुछ क्वेश्चन छूटे हैं ना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख के जाना। उपराष्ट्रपति से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब आर्टिकल छूट गए हैं, तो उपराष्ट्रपति को लेकर भी देखते हैं जिसका उल्लेख 63 में किया गया। आर्टिकल 63 में इसके पद का उल्लेख किया गया है। 64 में सब इसको बोला गया कि राज्यसभा का सभापति होगा, पादेन सभापति होगा राज्यसभा का, तो आर्टिकल 64 में बोला गया है राज्यसभा का पादेन सभापति। 65 में इसके जो कार्य है वो 65 में राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा, वो आर्टिकल 65 में दे रखा है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का कार्य करेगा। चुनाव 66 में है। आर्टिकल 66 में इसका चुनाव है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 66 में चुनाव है। 67 में कार्यकाल और जो इसके हटाने की प्रक्रिया है वो इसमें 67 में दे रखी है। यहाँ पे पेन भी सही नहीं चल रहा है नीचे, तो मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ। आगे देखते हैं जो कुछ महाभियोग से रिलेटेड भी छुट्टे हैं। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है वो अनुच्छेद 61 में चलता है। अनुच्छेद 61 में आर्टिकल पे महाभियोग चलता है और जो उसकी प्रक्रिया है वो दूसरे आर्टिकल में लिख रखा है। इसमें तो मतलब बोल रखा है कि उस पर अभियोग लगाया जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है वो दूसरे आर्टिकल में, वो आर्टिकल 71 में प्रक्रिया महाभियोग से जुड़ी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 71 में दी गई है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन आर्टिकल छूटे हैं ऊपर, उनको भी देख लेते हैं बाद में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जजों की वगैरह जो उसके बारे में नियुक्ति है, जजों की नियुक्ति, उनके बारे में इसमें दे रखा है आर्टिकल 124 में। ऐसे ही जो 124 क्लोज अनुच्छेद 124 क्लोज 4 और 5 है, क्लोज 4 एंड 5, उसमें जजों के हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग जैसे महाभियोग लगाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख के याद कर लेना। 131 में मूल अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है वो आर्टिकल 131 में 131 में मूल क्षेत्राधिकार। तो आप इसको अच्छे से देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, फिर बाद में ऐसा मतलब रिग्रेट ना रहेगा यार मैं इसको छोड़ गया था, उसको छोड़ गया था। वो आर्टिकल 143 तो पढ़ा दिया है मैंने, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा उसके बारे में तो मैंने बता दिया आपको। तो बस यही थे, आप इनको अच्छे से पढ़ना और अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी पाना।
और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो आने वाले फिर जितने भी वीडियो है आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक यू।